कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सुनील आशु का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में हैं श्री विजय सबरवाल जी, जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं, जाने माने समाज सेवी हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबरवाल साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। मेरा जन्म इमनाबाद एक गांव है, पाकिस्तान में रह गया, जिला गुजरांवाला, और ये इमनाबाद कामों की मंडी के पास ही था। वहाँ मेरा जन्म हुआ। अच्छा। और वहाँ हमारा बिजनेस था, राइस मिल वगैरह, राइस फैक्ट्री थी उस समय। जी, तो ये जो विभाजन का जो दंश है, जो दर्द है, वो आपने झेला होगा। मैं बच्चा था, मुझे उस समय खुद तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, लेकिन जो चीज़ें मैं अपने पेरेंट्स से सुनता था जी, कि बहुत वहाँ हम लोग रिच फैमिली कहा जा सकता है कि 2200 एकड़ के हम लैंड ओनर थे। क्या बात है। राइस मिल थी, आइस फैक्ट्री थी। तो वो चीज़ें फिर यहाँ आकर मेरे फादर ने, हमारी फैमिली के दूसरे मेंबर्स ने मेहनत करके जी एस्टेब्लिश करी। यहाँ जो आपने शुरुआत की, वो किस जगह से शुरुआत हुई आपकी यहाँ पे? पठानकोट में, पाकिस्तान से शिफ्ट होके पठानकोट आए। पठानकोट में कुछ प्रॉपर्टी इन ल्यू ऑफ अवर प्रॉपर्टी लेफ्ट इन पाकिस्तान मिली, आइस फैक्ट्री मिली। तो बेसिकली मेरा जो बचपन है वो पठानकोट में ही गुजरा। पढ़ाई लिखाई भी आपकी वहीं हुई? मेरी 10th तक मैं पठानकोट में था, उसके बाद DAV स्कूल चंडीगढ़ में। आपका कुरुक्षेत्र आना कब हुआ? 61 में। उस समय तक हमारी फैमिली पठानकोट से शिफ्ट होके यहाँ आ चुकी थी। जी, उस समय कैसा था कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र एक गांव की तरह ही था। अच्छा। और पठानकोट से यहाँ शिफ्ट करने का जो डिसीजन मेरे फादर ने लिया, वो इसीलिए लिया कि ये गांव अब डेवलप होके शहर में तब्दील हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी 1957 में खुल गई थी, संस्कृत यूनिवर्सिटी के नाम से। जी। तो वो एक अट्रैक्शन थी कि उन्होंने अपनी फैमिली को यहाँ शिफ्ट किया। अच्छा सबरवाल साहब, हम आपसे इस बातचीत को जारी रखेंगे। हम चाहेंगे कि हम आगे बढ़ें, उससे पहले कोई गज़ल या कोई गीत आपकी पसंद का हम सुनना चाहेंगे। हाँ, एक गज़ल है, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है। तो ये अगर सुनवाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये कई सिंगर्स ने गाई है, आप किन की आवाज़ में सुनना चाहें? फरीदा खानम की आवाज़? फरीदा खानम। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी
बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद है, चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद है। इनको खो कर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो। तो सवरवाल साहब, इस बेहतरीन गज़ल के बाद आगे बढ़ाते हैं हम अपनी बात। आप जाने माने पत्रकार हैं और हमारे शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। पत्रकारिता की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, कब हुआ? चांस की बात है कि मुझे कोई इस तरह की कोई ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन अपने बचपन में मैं ये देखा करता था कि पठानकोट में एक जर्नलिस्ट थे खमोश जी। अच्छा। तो वो जब शहर में चलते थे तो उनकी बड़ी इज्जत होती थी। तो यहाँ मैंने जब बीएससी ऑनर्स अपना कंप्लीट किया, उसके बाद एग्रीकल्चर डिप्लोमा मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से कंप्लीट करने के बाद एक दिन मुझे दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस में जाने का मौका मिला। मेरे जीजा श्री वहाँ जनरल मैनेजर थे। जी जी। तो लंच टाइम में जो चांस की बात है कि जिस टेबल के ऊपर मैं बैठा, वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया के उस समय के एडिटर गिरिलाल जैन, जो कि बहुत फेमस राइटर और एडिटर हुए हैं, उनके साथ में बैठने का मौका मिला। तो लंच पे उन्होंने मेरे से पूछा मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ। जब मैंने उनको अपनी इंट्रोडक्शन दी तो वो कहने लगे वहाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और क्योंकि दिल्ली का टाइम्स ऑफ इंडिया एडिशन अभी हमने स्टार्ट किया है, तो हम चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारा न्यूज़पेपर पढ़ें, और उसके लिए क्या आप लिखना चाहोगे? अच्छा। तो मैंने बड़े आराम से कह दिया हाँ हाँ क्यों नहीं। तो मुझे बड़ी सरप्राइज हुई कि जब 3 दिन के बाद उनका लेटर मुझे कुरुक्षेत्र में मिला, जिसमें उनका एक ऑफर था कि आप यहाँ से हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट, उस समय तक करनाल था, जी जी, करनाल डिस्ट्रिक्ट के आप स्टिंगर होंगे। तो इससे पहले कुछ लिखने पढ़ने का कोई तजुर्बा, कुछ शौक आपको रहा? नहीं, कुछ नहीं था, सिर्फ अपनी स्टडीज की मैंने। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में, और उसके बाद मैं एग्रीकल्चर फार्म अपनी, जो कि उस समय तकरीबन 90 एकड़ की थी, उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया। और वो एक समय था कि जब हमारे देश में अनाज की बड़ी कमी थी और हाई यील्डिंग वैरायटीज आ रही थी, तो मैंने अपनी फार्म को पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया। और बड़ी अच्छी उसमें मैंने अचीवमेंट्स। अच्छा, जो शुरुआती दौर था आपकी पत्रकारिता का, जाहिर है उसमें कुछ मुश्किलात आई होंगी आपको शुरू में? हाँ, लिखने में, कुछ समझने में कि कैसे रिपोर्टिंग करनी चाहिए जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जो कार्य मैंने किया वो कुछ एम के साथ था कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा हूँ। मुझे यादा वो था, मैं अपने बिजनेस में से समय निकालता था। और आप ये देखिए कि मैं उस समय सारे हरियाणा में शायद 22-24 पत्रकार थे जी।
और सब एक अपने अपने फील्ड में माने हुए लोग थे। अब कुरुक्षेत्र में ही मैं अगर आपको बताऊं कि डॉक्टर शांति स्वरूप शर्मा फ्रीडम फाइटर थे। जी हाँ, जी हाँ, जी। वो जर्नलिस्ट थे, काफी नाम है उनका। हाँ, देवीदयाल नन्ना जी थे। जी, जी। और मैं था। हम तीनों का यही सोच रहती थी कि ये जो इस फील्ड में अच्छाई कहाँ है, तो हम उस अच्छाई को हाईलाइट करते थे। जी। और अगर कहीं कोई कमी होती थी तो ये आप मानिए कि हमारी कही हुई का असर उस समय की एडमिनिस्ट्रेशन पर और पॉलिटिकल लीडर्स पर भी होता था। कई बार अगर हम कोई चीज पब्लिश नहीं भी करते थे, वैसे कन्वे कर देते थे, तो उसका वो समाधान करते थे, सुनी जाती थी। हाँ, जो कि अब मैं समझता हूँ कि वो चीज नहीं है। अगर उस समय की पत्रकारिता के आप क्या आदर्श मानते थे, क्या चीजें ऐसी खास थी जो आज आपको नदारद मिलती हैं पत्रकारिता से? देखिए, बुराई के खिलाफ तो हम लोग तब भी लिखते थे जी। लेकिन उसकी तह पे जाकर कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई आके हमें कोई चीज़ कहे कि ये ऐसा गलत हो रहा है या वो हो रहा है, तो हम उसको स्पॉन्टेनियसली उसको यूज़ कर लें और प्रेस में हाईलाइट कर दें और फिर अगले दिन उसमें हमें पछतावा हो कि नहीं, ये गलत हो गया था। जी। आज मैं ये देख रहा हूँ कि प्रेस में ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। वो कई दफ़ा न्यूज़ ऐसे पब्लिश कर देते हैं कि जो कि बाद में रिट्रीट करने पड़ते हैं, उसमें कई कमियाँ होती हैं, एक तरफा खबरें आ जाती हैं। इस तरह की खबरें जो हैं वो सोसाइटी में उबाल ले आती हैं, सोसाइटी भला नहीं करती ना, सोसाइटी को मिसगाइड कर देती हैं। जी। तो ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड हो गया है। इसमें न्यूज़पेपर तो है ही, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है जी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। ठीक है सब्रवाल साहब, हम पीत पत्रकारिता की बात से आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गीत और आपकी पसंद का हो जाए। एक बहुत पुराना गाना है, आए बहार बन के लुभा कर चले गए। आए बहार बन के लुभा कर चले गए, आए बहार बन के लुभा कर चले गए। क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए, क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए। कहने को वो हसीन थे, आँखें थी बेवफा हो, आँखें थी बेवफा। कहने को वो हसीन थे, आँखें थी बेवफा, दामन मेरी नजर से बचा कर चले गए। आए बहार बन के लुभा कर चले गए। तो बहुत ही खूबसूरत गीत था सब्रवाल साहब। हमने इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे पीत पत्रकारिता की। ये शब्द क्यों आ गया पत्रकारिता में? देखिए, जैसे जैसे न्यूज़पेपर बढ़े, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बढ़ा, तो फील्ड में जो लोग आए उनमें भी कमियां आई जी। और कुछ कमर्शलाइजेशन हो गई कि जो बड़े घराने थे उन लोगों ने ये अखबार शुरू कर दिया। हाँ, तो उसमें वो हर चीज को पैसे से तोलने लग गए। इसमें सब्रवाल साहब अखबार इंस्ट्रूमेंट बने या पत्रकार इंस्ट्रूमेंट बने, क्या मानते हैं? दोनों ही हैं। अगर देखिए, कोई पत्रकार अपने एडिटर को या कोऑर्डिनेटर को ये कहने की हिम्मत रखता हो कि मैं ये गलत न्यूज़ नहीं दूंगा, तो वो दोबारा नहीं कहेंगे उसको। लेकिन यहाँ अब क्या है, अब आप देखते होंगे कि इलेक्शन के दौरान आपको एक ही पेज के ऊपर, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 लोग हैं कंटेस्ट करने वाले, जी। तो वो पांचों की न्यूज़ ऐसे होगी कि पांचों ही जीत रहे हैं।
जी हाँ, जी हाँ, जी। सेल्फ कंट्राडिक्टरी न्यूज़ होती हैं, लेकिन वो कैरी हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? कि उसके पीछे पैसा है। कई पत्रकारों से मैं जब पूछता हूं कि भाई ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, हमें अपने एडिटर की इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें तो इतना पैसा भाई इन दिनों में कलेक्ट करके दो। तो वो कैसे करें? तो मतलब ये हो गया कि जो चीज़ एक एम लेके चलती थी वो कन्वर्ट हो गई पैसे में। तो जहां सिर्फ पैसा ही दिखेगा गलतियां होंगी। तो ये बड़ा दुखद ट्रेंड। जाहिर आपको दुख होता होगा, क्योंकि प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो हमारे मीडिया है, और मीडिया का अगर ये हाल हो जाए, उसमें से आदर्श खत्म हो जाए, उसमें सिद्धांत खत्म हो जाए, उसमें ईमानदारी खत्म हो जाए, तो जाहिर है दुख होगा। Naturally, अच्छा, आपका एक पक्ष हमारे सामने है, मतलब एक वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ एक समाज सेवी का भी। हम इस पर आपसे आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर मैं गुजारिश करूंगा कि आप कोई गीत सुने अपनी पसंद का। हमारे दोस्त जगजीत सिंह थे, हाँ जी, जिनके साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हम इकट्ठे पढ़े। अच्छा, मैं उनकी एक गज़ल सुनना चाहूँगा। जरूर। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बहुत अच्छी नज़्म है और हम सुनते हैं आपके साथ इसे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी।
बहुत ही अच्छी नज्म का चुनाव किया सबरवाल साहब आपने। आपके व्यक्तित्व का एक समाजसेवी का जो पक्ष है उसके बारे में जानना चाहेंगे। वो आप किन किन क्षेत्रों में समाज सेवा कर रहे हैं, कब से आपने शुरू किया और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जैसे ही मैंने अपना स्टडीज़ कंप्लीट की और अपने बिजनेस में एंटर किया तो मैं ये कहूँगा कि मेरा सौभाग्य था कि उन दिनों में गुलजारी लाल नंदा जी कुरुक्षेत्र में होते थे, कुरुक्षेत्र से एमपी थे जी। जो उनके बड़े क्लोज 4-5 साथी थे, उनमें मेरे पिताजी एक थे जी। तो मुझे पिताजी साथ ले जाया करते थे। तो उन्हीं दिनों से मेरी फंक्शनिंग में कह लीजिए कि सोशल सर्विस करने का मादा बनता चले गया। और शायद कई दफ़ा मुझे खुद हैरानी होती है कि वो एज काम करने की थी, पैसा कमाने की थी लेकिन मैं सोशल वर्क में चले गया और आज तक मैं बड़ा खुश होता हूँ, संतुष्ट है। हाँ, संतुष्टि के अलावा मैं अगर आपको ये कहूँ कि दिन में अगर मैं किसी गरीब आदमी का कहीं कोई काम अटका हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन में या कहीं, वो जब करवा लेता हूँ तो जो मुझे सेटिस्फेक्शन और खुशी मिलती है उसका कोई मूल नहीं है। अच्छा सबरवाल साहब, अब हम इस रूबरू प्रोग्राम के आखिर में हम चाहेंगे कि आप वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, वरिष्ठ नागरिक होने के नाते, वरिष्ठ समाज सेवी होने के नाते हमारे श्रोताओं को कुछ कहें। देखिए, आपके जो प्रोग्राम हैं जी, मैं ये देखता हूँ कि श्रोताओं के लिए इतने डिफरेंट ढंग से आप प्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें म्यूजिक भी है, उसमें गाइडेंस भी है कि आदमी को किस तरह से अच्छा जीवन बिताना चाहिए। और मेरी अपनी सोच तो ये है कि आदमी एक कंटेंटेड वे में चले, जितनी वो समझता है कि मुझे ज़रूरत है उतनी वो कमाई करे, उससे ज़्यादा गलत काम में ना पड़ के कोई ऐसा कार्य करे जिसकी वजह से उसके जीवन के ऊपर बुरा असर पड़े। ऐसी चीज़ें ही आदमी को जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोर कर देती हैं। और वही चीज़ें आज आप देखिए कि कितने हॉस्पिटल्स के आगे लाइनें लगी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं। तो ये एक कॉज है, एक रीजंस हैं ये जो बंदे को इस तरफ धकेल रहे हैं। उससे बचना चाहिए, खुश रहना चाहिए, संतोष रहना चाहिए, सुबह सैर करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। इन चीज़ों का भी एक इंसान के ऊपर बड़ा असर होता है। जब भी वो कुछ थोड़ा सा सुबह सैर करेंगे, योगा करेंगे, स्पिरिचुअल कोई थिंकिंग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो वो बुराई की तरफ से हटेंगे। धन्यवाद विजय सबरवाल जी, आज आप हमारे स्टूडियो आए और आपने रूबरू प्रोग्राम के तहत हमसे बातचीत की। धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।